हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, इस नई कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जीएस पेपर 3 सरकारी बजट के घटक। देखिए, इसके पहले का जो सेशन था उसमें हमने ये किया था कंप्लीट कि सरकारी बजट की जो शुरुआत थी हमने वो की थी, है ना। आज हम लोग उसके घटकों के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो यूनिट 3 है ना वो ऐसी जुड़ती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी और करंट अफेयर। तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, करंट अफेयर पे भी आए हैं। देखिए, एनसीईआरटी पे आएगा तो वो सीधा सीधा ना एकदम थ्योरेटिकल पूछेगा, जो 10th 12th एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर पूछे देखा जाए करंट अफेयर में तो क्या पूछेगा, बजट के प्रावधानों पे चर्चा करेगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि भैया इस पे बताइए क्या है, यह बजट में ये प्रावधान किया गया है तो इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो हमें दोनों कंप्लीट करना है। मैंने क्या बोला, 2 साल का हम लोग करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। इस पे खासकर बजट के मुख्य विशेष बातों पे ज़रूर चर्चा करेंगे, 2022 का और जो 2023 का आगे आएगा उसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। देखो, सरकारी बजट के घटक। घटक का मतलब होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो दो टाइप चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। एक तो राजस्व बजट और दूसरा पूंजीगत बजट। मतलब जो बजट है उसमें दो बातें शामिल होती हैं, एक राजस्व बजट और दूसरा पूंजीगत बजट। ठीक है, ये डायग्राम एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है। देखिए, ये सेशन जो आप कर रहे हैं इसके बाद ना आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, और ना ही कोई स्टैंडर्ड बुक। जो चीज़ें हो रही हैं बस एज इट इज़ इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ी सी किताब पढ़ने की आपको हैबिट है तो बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, देखिए, जो राजस्व होता है ना, राजस्व का मतलब होता है कि वह चीज़ें जो हमें 1 साल के अंदर प्राप्त होती हैं और 1 साल में ही हम उसको खर्चा कर देते हैं। जैसे आपकी सैलरी, तो सरकार भी तो उसी तरह से कुछ इनकम ऐसी प्राप्त करती होगी जो लगातार उसको मिलती है हर महीने, और सरकार उसको खर्चा कर देती है। जैसे टैक्स, है ना। तो अगर टैक्स की बात करें, जीएसटी तो हर महीने कैलकुलेट होता है भाई, हर महीने आप पे करते हैं। ठीक है, अब जो बंदा हर महीने जितने पे कर रहा है तो वो सरकार की एक रेगुलर इनकम है, तो मतलब उसे कहा जाएगा राजस्व प्राप्तियाँ सरकार की। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो राजस्व बजट में दो आएगा, एक राजस्व प्राप्तियाँ होंगी और दूसरा राजस्व व्यय होगा। अब जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो दो तरह से हो सकती है, एक तो कर राजस्व जैसा जो मैंने बताया, और दूसरा है गैर कर राजस्व, मतलब जिसमें कर शामिल नहीं होगा, उसके बाद भी सरकार कुछ अर्न कर रही होगी। लेकिन अगर राजस्व की बात करें तो राजस्व का मतलब होता है कि वह चीज़ जो हमें 1 साल, मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है उसके अंदर वो चीज़ें हमें मिले और उसमें हम खर्चा भी कर दें, या वो हर साल या रेगुलर मिलता रहता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग राजस्व। अगर व्यय की बात करें तो योजनागत राजस्व व्यय हो सकता है और गैर योजनागत राजस्व व्यय हो सकता है। सीधी सी बात है, दो ही तरीके तो व्यय होगा कि सरकार जो योजना ला रही है उस पर खर्चा करेगी, दूसरा जो योजना वो नहीं ला रही है उसके अलावा भी सरकार के बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, अब पूंजीगत क्या है। देखिए, मैंने क्या बोला, शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकाल की अगर बात करेंगे तो राजस्व, अगर दीर्घकाल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूंजीगत हो जाएगा। यहाँ भी सेम है, पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं और पूंजीगत व्यय होते हैं। अब जो पूंजीगत व्यय होंगे वो दो होंगे, एक तो योजनागत व्यय होगा और एक गैर योजनागत व्यय होगा। यूपीएससी ने इसके घटकों के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है, क्या पता नेक्स्ट बार फिर पूछे, तो हमें सतर्क रहना है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, राजस्व बजट। राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां और इस प्राप्ति से किए जाने वाले व्यय शामिल होते हैं। मतलब जो प्राप्तियां हमें साल भर में होती हैं, चाहे वो टैक्स से हों या बिना टैक्स से हों, ठीक है, उन्हीं प्राप्तियों को हम खर्चा करते हैं, वो शामिल होते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व जैसे आयकर, जीएसटी, ये सब, और गैर कर राजस्व जैसे ब्याज, लाभ आदि दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, आपको चुपचाप यही लिखना है। अब देखिए, मैंने क्या बोला, साल भर के अंदर आपको क्या आयकर मिल जाता है, जीएसटी मिल जाता है, और उसी को हम खर्चा भी करते रहते हैं। और गैर राजस्व कर, जैसे सरकार की कंपनी को लाभ हो रहा है, बहुत सारी भारी सरकार की कंपनियां हैं ना, उनको लाभ तो हो रहा है, और सरकार ने क्या किया है, छोटे छोटे ब्याज पे लोन बांटे होंगे या कहीं कर्ज दिया होगा तो वो उन पे ब्याज मिल रहा है। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, उस पे सरकार को प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं राजस्व प्राप्तियां, और उससे संबंधित जो खर्चे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय।
ठीक, चाहे वो योजना पे व्यय हो या गैर योजनाकृत व्यय हो। बोलिए, यहाँ तक मामला ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे कि हम सरकार सैलरी भी लोगों को पे करती है। भाई आप अगर एक अधिकारी बन के जाएंगे तो सरकार आपको वेतन देगी कि नहीं देगी? तो वो क्या है, गैर योजना कर राजस्व व्यय हो गया। ठीक है, और योजना कर क्या हो गया, सरकार ने कोई योजना लाई है और सरकार साल भर में उसमें से खर्चा कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, राजस्व योजनागत व्यय हो जाएगा। कोई दिक्कत? लास्ट टाइम फिर बता रहा हूँ, अगर कहीं भी राजस्व की बात की जाएगी तो ध्यान रखना वो सिर्फ 1 ईयर की ही बात की जाती है, बस उससे ज़्यादा की नहीं। अब आगे बात करते हैं पूंजीगत बजट। इसमें क्या होगा, इसमें जो पूंजी प्राप्तियाँ आती हैं, जैसे हमने उधार लिया, हमने विनिवेश किया। अगर हम उधार लेते हैं किसी से, ठीक है, अगर मान लेते हैं हमने किसी दूसरी कंट्री से या IMF से या वर्ल्ड बैंक से हमने उधार लिया, तो वो 1 साल के लिए उधार नहीं मिलता, वो कई सालों के लिए मिलता है। ठीक है, 5 साल 10 साल ऐसे उसकी ड्यूरेशन होती है। तो ये लॉन्ग टर्म है, मतलब लंबे समय के लिए। तो जब भी पूंजी की बात होगी तो वो लॉन्ग टर्म की बात होगी, राजस्व की बात होगी तो शॉर्ट टर्म की बात होगी। विनिवेश माने होता है कि हमने क्या किया, अपनी संपत्ति को बेच दिया, विनिवेश कर दिया, जो मैंने निवेश करके रखा था उसको बेच दिया। जैसे भारत सरकार बहुत सारी अपनी कंपनियों को वो क्या करती है, बेचती है ना। तो जो वो कंपनियां बेचती है उसे कहते हैं विनिवेश करना, या अपनी क्या करना, अपनी व्यवस्था को छोड़ देना और उसको सेल कर देना, तो उसे कहते हैं विनिवेश। तो ये क्या है, पूंजी प्राप्तियां हैं। और लंबी अवधि के पूंजीगत व्यय, लंबी अवधि का ध्यान रखिए, राजस्व में लंबी अवधि नहीं होती लेकिन पूंजीगत में लंबी होती है। अब पूंजीगत व्यय करेंगे, जैसे हमने संपत्ति खरीद ली, है ना। अब भारत सरकार ने क्या किया, कहीं संपत्ति खरीदी, तो क्या वो संपत्ति 1 साल के लिए होगी? नहीं, कई सालों के लिए होती है। या निवेश का सृजन किया सरकार ने, अब सरकार भी तो लोन देती है। मान लेते हैं हमने श्रीलंका की भी क्राइसिस हालत थी तो हमने उसको सहायता की, हो सकता है हमने उसको लोन भी दिया हो। अगर हमने उसको लोन के रूप में पैसे दिए हैं तो कई सालों के लिए दिया होगा कि आप धीरे धीरे पे करिएगा। तो ये क्या है, वहाँ से इनकम होगी कि नहीं? तो ये क्या है, बोलिए ना, एक तरह की पूंजी प्राप्ति है। लेकिन पूंजी व्यय क्या है, हमने कहीं पे निवेश का सृजन किया है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने संपत्ति बनाई तो वो खर्चा है, और हमने लोन दिया तो वो भी तो एक तरह से हमारा खर्चा है, लेकिन उस खर्चे से हमें इनकम भी हो रही है। तो ऐसी बातें हैं। आगे शामिल होते हैं, पूंजी प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जो या तो दो देनदारियों का सृजन करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं। देखो, पूंजी प्राप्तियां, ध्यान रखना है, सरकार की वे प्राप्तियां हैं जो हमारी देनदारी बढ़ा देगी कि हमें अब देना है। क्योंकि अगर हम उधार लेकर आएंगे, विनिवेश करेंगे, है ना, तो क्या होगा भैया, जो प्राप्ति हो रही है, अगर मैं कहीं से उधार लिया तो क्या करेगी बताओ, देनदारी मेरी बढ़ा दी कि नहीं, अब मुझे पे करना है। अगर वहीं वित्तीय परिसंपत्तियों को कम कर देती हैं, जैसे मैंने क्या बोला, विनिवेश कर देंगे, तभी तो पूंजी प्राप्ति होगी। अगर मैं अपनी चीज़ें बेच दिया तो मेरी परिसंपत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, जैसे बाजार, उधार, ऋण वसूली आदि। वहीं पूंजीगत व्यय सरकार का वह व्यय होता है जो या तो संपत्ति का निर्माण करता है या देयता कम करता है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। आगे इस बात को ध्यान रखना है, यदि राजस्व बजट अधिक की स्थिति में है, राजस्व बजट क्या होता है, वही बजट जो साल भर का है ना, अगर वो अधिक स्थिति में है, मतलब ज़्यादा की स्थिति में है, तो माना जाता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो गतिशील है, वृद्धिशील है। वहीं पूंजी बजट में अधिक के है, मतलब हम ज़्यादातर पूंजी में काम कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि अर्थव्यवस्था पिछड़ेपन को दर्शाता है। अब भारत सरकार लगातार अपनी संपत्ति बेच रही है तो कहीं ना कहीं हालात बहुत ख़राब है, तभी ये स्थितियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, बस यही आपको उस आंसर में लिखना था। ठीक है, याद करिए वो क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि राजस्व बजट के अंतर्गत देश में दिन प्रतिदिन के खर्चे तथा लोक कल्याणी योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, साल भर की ही बात होती है। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन खर्चे देखा ही जाएगा, सीधी वजह से सैलरी पे किया जाता है सरकार के द्वारा, है ना, सरकार के द्वारा योजनाओं में खर्चा किया जाता है, दिन प्रतिदिन खर्चे होते हैं। तथा पूंजीगत, जो पूंजी बजट में है, देश के आधारभूत संरचनाओं में निवेश करके दीर्घकालिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। बस इतनी बात ध्यान रखना है, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग समझते हैं ना बजट के प्रकार, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगली बार यूपीएससी यही पूछ ले कि भारत में बजट के कितने प्रकार हैं और
जिसके बारे में बताइए, या कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है वो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने प्रकार के बजट हैं देख लेते हैं। कुल मिला के 6 टाइप के बजट हैं। ठीक, जैसे सबसे पहला है पारंपरिक बजट, इसे आम बजट भी कहते हैं। आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हर साल आम बजट आता है, उसी को पारंपरिक बजट कहते हैं। ध्यान रखना, इसी आम बजट में ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, भारत सरकार ये नहीं कहेगी हम आम बजट ला रहे हैं, निष्पादन बजट ला रहे हैं, शून्य बजट ला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आम बजट एक होता है, उसी के अंदर ये सब चीज़ें सम्मिलित होती है। तो कहा जाता है कि देखो ये निष्पादित है, ये शून्य है, ये लैंगिक है, अभी समझेंगे क्या क्या है, लेकिन मैं एक आम बात बता रहा हूँ आपको कि ये बात आप समझ के रखिएगा। ठीक है, कि जो आम बजट होता है वही पारंपरिक, क्योंकि लगातार हर साल ये आ रहा है, एक परंपरा बन गई है, जिसमें आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा होता है। लास्ट सेशन में हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगला होता है निष्पादन बजट। देखो निष्पादन बजट होता है जिसे हम कहते हैं लक्ष्योमुखी प्रणाली के तहत इसको बनाया जाता है। इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी कार्य हैं उसके परिणाम के आधार पर इसको निर्मित किया जाता है कि हमें ये परिणाम लाना है, उसको लेके एक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उस बजट को बनाया जाता है। जैसे मान लो मैंने आम बजट बनाया, आम बजट में ही कोई एक ऐसी चीज़ थी या कोई एक ऐसी मेरी योजना थी जिसको मैंने लक्ष्य करके उस बजट को बनाया, तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है वो क्या हो गया, निष्पादन बजट हो गया। अगली बात करते हैं शून्य आधारित बजट। शून्य आधार का मतलब हो गया, जैसे मान लेते हैं किसी भी कोई नया डेवलपमेंट हमें करना है या पुराना डेवलपमेंट ही करना है, लेकिन उस पुराने डेवलपमेंट में जितनी भी बातें हो चुकी हैं उसको हम जीरो मान लेंगे। मतलब हम मान के रखेंगे कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी भले अभी तक कर रहे हैं, लेकिन ये मान चलिए अब मैं एकदम शुरू से शुरुआत करूँगा, तो ये होता है शून्य आधारित बजट। शून्य को आधार मानते हुए बजट बनाया जाता है। बढ़ते घाटे को अंकुश लगाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी योजना में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वो घाटे में दिखाएगा ना, तो उस घाटे को जीरो करने के लिए कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, शून्य बजट लाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लैंगिक बजट। देखो लैंगिक बजट का मतलब हो गया महिला और शिशु कल्याण के लिए और उसके विकास और उसके सशक्तिकरण के लिए एक राशि सुनिश्चित कर दी जाती है, और कहा जाता है कि वो महिला और उस शिशु पे खर्चा किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं लैंगिक बजट मान लिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा सरकार अलग से बताएगी चिल्ला चिल्ला के कि हम लैंगिक बजट पेश करने जा रहे हैं, नहीं, वो आम बजट में ही होगा, लेकिन सरकार उसी का कुछ राशि सुनिश्चित कर देगी ना, तो उसी को हम कह देते हैं कि यह लैंगिक बजट है। ठीक, शून्य आधारित किसी योजना को लेके मैंने बताया, निष्पादन किसी लक्ष्य को लेके बताया। एक होती है परिणामोमुखी बजट। देखो ये क्या है, ध्यान रखना, जब कभी ना किसी चीज़ पे निश्चित परिणाम ना मिल रहे हों तो यह बजट लाया जाता है। जैसे इसको आउटकम बजट भी कहते हैं। जैसे कोई मंत्रालय है या कोई विभाग है, उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है लेकिन परिणाम निश्चित नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, परिणामोन्मुखी मतलब उस परिणाम को लेते हुए एक ऐसा बजट बनाएंगे जो उस स्पेसिफिक मंत्रालय या विभाग के लिए होगा। मतलब एक कह देते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि रक्षा मंत्रालय है, उसके लिए अलग से हमने क्या किया, एक बजट में प्रावधान कर दिया है कि भैया हम क्या करेंगे, रक्षा पे इतना खर्चा करेंगे, तो ये आउटकम बजट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, एक विशेष मंत्रालय की बात कर दी या विभाग की बात कर दी। ठीक, अगला है संतुलित बजट। देखिए संतुलित बजट होता है जितनी आय उतना ही व्यय, लेकिन ये आदर्श बजट इसको कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना व्यवहार में ये लाना बहुत कठिन है, पॉसिबल नहीं हो पाता। आप खुद देख लीजिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे जेब में 500 रुपये हैं और मैं इसमें काम कर लूँगा, तो कहीं ना कहीं वो पैसे हमेशा कम पड़ जाते हैं। ठीक, भले ही हम सोचते हैं जितनी हमारी आय है उतना ही व्यय करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि व्यवहार में लाना कठिन होता है। संतुलित बजट उसे कहते हैं। ठीक है, जितनी आय उतना व्यय। ठीक, तो अगर एक क्विक में बात करें तो पारंपरिक बजट आम बजट है, सीधी सी बात है, उसी में लगभग सभी शामिल होते हैं। निष्पादन बजट वो होता है जहाँ किसी लक्ष्य को लेके चलते हैं। शून्य मतलब सब कुछ अब जीरो मान के रखेंगे, जो भी पहले विकास हुआ उसको जीरो, नए सिरे से शुरुआत करेंगे। लैंगिक बजट महिला और शिशु को उनके कल्याण, उनके सशक्तिकरण के लिए अगर कोई राशि निर्धारित करते हैं तो लैंगिक बजट। परिणाममुखी मतलब अभी तक अगर परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो उस परिणाम को लाने के लिए किसी मंत्रालय या विभाग या किसी भी एक
उद्देश्य को लेके आगे बढ़ना परिणामोन्मुखी हो जाएगा। अगर संतुलित बजट की बात करेंगे तो जितनी आय उतनी ही इनकम की बात करेंगे तो वो हमारा संतुलित बजट हो जाएगा। ठीक है, बताइए, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कहीं भी समस्या आई होगी और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से चीज़ें कंप्लीट हुई होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही इतना समझाने के लिए ना मुझे लगता है 2 घंटे ये क्लास में बना सकता हूँ। पारंपरिक बजट लेकर आऊँ, बहुत अच्छे से समझाऊँ, फिर इसको लेकर आऊँ, बहुत अच्छे से समझाऊँ। नहीं, कोई मतलब नहीं है, विश्वास करिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर यूपीएससी बजट के प्रकार के बारे में बात करेगा तो इससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है, और एक पे वो क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। रीज़न क्या है ना, बहुत छोटा टॉपिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यूपीएससी हमेशा ब्रॉड सोचता है, तो हमें भी छोटे के साथ ब्रॉड होना है। ठीक, तो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे से लिखना है। एक दिन ना सोच रहा हूँ सेशन लेकर आऊँगा जिसमें टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा आपको, है ना, कि लिखते वो लोग कैसे हैं और हमें कैसे क्या, जो टॉपर आ चुके हैं उनकी कॉपी लेकर आएंगे। ठीक, इस पर बात करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि कितने कम शब्दों में ना हमें लिखना है और किस हिसाब से लिखना है। ठीक, याद रखिए, कम शब्द करना है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा छोड़ना है, मतलब मिनिमम रिसोर्स यूज करने हैं, इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा डाल के रखना है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क इंसान का मस्तिष्क है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रख पाता है, लेकिन कुछ की पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो वही की पॉइंट हमें लेके चलना है, लेकिन इम्पैक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। यही यूपीएससी की रणनीति है और इसी से आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ठीक, शब्द कम होंगे लेकिन हमारी सोचने की क्षमता बहुत बड़ी होगी। चलिए, अब आगे बात करते हैं। मुझे लगता है बजट के प्रकार हमने देख लिए और हमने देख लिया बजट के घटक क्या होते हैं। ठीक है, अब यूपीएससी जब भी इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास ज़बरदस्त तरीका होगा, या ऐसा पूछ सकता है आउटकम बजट नाम दे दे, लैंगिक बजट दे दे। याद करिए, लैंगिक बजट पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ध्यान रखिए 2016 में जब आया था तो ये काफ़ी फेमस हुआ था उस समय। इस वजह से भले शुरुआत इसकी 2005 के पहले की हुई है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, इसीलिए यूपीएससी ने पूछ लिया। याद रखना है, जो बहुत ज़्यादा गर्म टॉपिक है उस पर अच्छे से तैयारी हमारी होनी चाहिए। आइए, अब आगे बात करते हैं राजकोषीय नीति क्या होती है, क्योंकि ये बजट का ही एक हिस्सा होती है। राजकोषीय नीति किसके द्वारा लाई जाती है? भारत सरकार के द्वारा, है ना, और वित्त मंत्रालय लेकर आता है। तो है क्या, जो राजकोषीय नीति लाई जाती है वो किसके थ्रू लाई जाती है? बजट के थ्रू। इसीलिए राजकोषीय नीति भी पढ़ना जरूरी है। क्या पता अगली बार यही क्वेश्चन पूछ ले कि राजकोषीय नीति से आपका क्या संबंध, मतलब आप क्या समझते हैं, या उससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए, तो हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बजट पढ़ना है तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे राजकोषीय नीति क्या है तो आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, सरकार की राजस्व और व्यय नीति से संबंधित नीति है। फिजिकल, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल पॉलिसी, है ना। तो फिजिकल शब्द की उत्पत्ति फिस्क फिस्क आधा सा है ना, फिस्क शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक कोष या सरकारी कोष। ठीक है, तो अगर मैंने क्या फिजिकल पॉलिसी, तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है क्या? सार्वजनिक कोष, उसकी पॉलिसी मतलब उसकी नीति। तो सार्वजनिक कोष क्या है? जो सरकार प्राप्त कर रही है और जो वो व्यय करेगी, है कि नहीं? जो सरकार प्राप्त करेगी, जो व्यय करेगी, उसी को क्या कहा जाता है? फिजिकल। इस बात को नहीं भूलना, ध्यान रखना। बस इतनी बातें लिख के आगे बढ़ जाना है, फिर हम बात करेंगे उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, 3 प्रकार के उद्देश्य हैं। पहला, उच्च आर्थिक विकास करना, मूल्य में स्थिरता बना के रखना और असमानता में कमी लाना। ये उद्देश्य है किसका? भारत सरकार जब भी राजकोषीय नीति लाएगी तो राजकोषीय में वो यही 3 बातें ध्यान रखनी है कि जो भी उसका आर्थिक विकास है वो सबसे उच्च हो, मूल्य में स्थिरता बनी रहे, क्योंकि हमारा टारगेट ही यही होता है कि इन्फ्लेशन कम हो, मतलब महंगाई कम हो, और मूल्य में स्थिरता मतलब बहुत तेज़ी से किसी वस्तु के दाम बढ़े और घटे नहीं। इससे समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है सरकार के बजट की। तो बजट किसका हिस्सा है? सीधी सी बात है, हमारे राजकोषीय नीति का ही हिस्सा होता है। ठीक, और राजकोषीय नीति जो लाई जाती है वो किसके माध्यम से लाई जाती है? बजट के माध्यम से लाई जाती है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य मैंने क्या बोला? 3 स्पष्ट शब्दों में आप यही 3 बातें लिख के आएंगे, बस
और कुछ नहीं। तो पहला क्या लिखेंगे, उच्च आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता और असमानता में कमी लानी है। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग करने वाले हैं उपरोक्त उद्देश्यों को निम्नलिखित तरीके से पूरा किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने एक पोल डाला था टेलीग्राम चैनल पे, उसमें मैंने पूछा था यार टाइम ड्यूरेशन बढ़ानी चाहिए, ये 20 मिनट से काम नहीं बन सकता ना, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो एवरेज आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए 20 मिनट का वीडियो है तो एवरेज 8 मिनट 10 मिनट तक ही लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है डबल स्पीड पे किया जा रहा होगा, है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वॉच आवर्स कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, इसीलिए यूट्यूब ना उसको बहुत कम लोगों को भेजता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वॉच आवर्स बढ़ाइए। खाली समय है तब भी हो सके तो फ़ोन को बस ऐसे ही चला के छोड़ दीजिए। ठीक है, बस थोड़ा सा कीजिए और कोशिश करूँगा कि वीडियो अब 30 मिनट प्लस आए, जिससे एक पेज में और जोड़ सकूं और थोड़ा सा हम लोग में स्पीड भी आएगी। ठीक है, तो बस आराम से इतना करते जाइए। मुझे लगता है आज का सेशन बहुत अच्छा था। हमने बजट के प्रकार पढ़ लिए, उसके पहले हमने ये पढ़ लिया बजट के घटक क्या हैं, और आज हमने फिजिकल पॉलिसी शुरू कर दी है। ठीक है, अगली बार में फिजिकल पॉलिसी के साथ साथ उम्मीद है 2 सेशन और आएगा, और 2 या 3 सेशन आपका जो ये है बजट वाला मतलब यूनिट 3 खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।